इस पे, ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड के बेसिस पे। जैसे चाइल्डहुड का पढ़े ना, एडोलेसेंस का वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, इतना क्लियर है? क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं, यस और नो? ओके, यस मैम, ओके, थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे पूछिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो, एडोलेसेंस एज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, बहुत बार सीटेट का मेन क्वेश्चन रहा है ये। सीटेट का एग्जाम का मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर है ना, बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें एडोलेसेंस रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अप टू दिस पॉइंट 4.1 4.2 जो मार्किंग किया गया है, यहाँ तक पूरा एक आंसर बन सकता है। एक पूरा मिला लो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट, मैंने बोला था एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एंड लीडरशिप कैरेक्टर, ठीक है। लीडरशिप कैरेक्टर, व्हाट इज लीडरशिप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप कैरेक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप प्रेजेंट, तो वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल प्ले कर रहा है। तो क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड में ही हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो उस बेसिस पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स इन एडोलेसेंट, क्या हमारा बेसिक नीड है वो तो जानना पड़ेगा, क्या है। एडोलेसेंस रिप्रेजेंट्स ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। अच्छा से सुन लो, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस वर्ड आया है एडोलेसेयर से, ठीक है। एडोलेसेंस पीरियड को बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे एज ऐसा है जहाँ पे हमें लगता है ना हम सब कुछ कर लेंगे, फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। मूड स्विंग्स बहुत हैं कि कभी हमको रोना आ रहा है, कभी हमको हंसना अच्छा लग रहा है, कभी ऐसा आता है कि रोल कन्फ्यूजन हो गया है, क्या मेरा आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ। हीरो वर्शिप चलता है इस टाइम पे कैरेक्टर, मतलब मैं अपने रूम में फोटोज लगाती हूँ, भगवान का नहीं, मैं फोटोज लगाती हूँ, जैसे कि कोई हीरो हीरोइन का, उनको फॉलो करती हूँ, उन जैसा बनने को ट्राई करती हूँ, ऐसा पीरियड है। एडोलेसेंट पीरियड को ब्रीज बिटवीन बोला गया है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे चाइल्डहुड पीरियड है, इसको हम लेटर चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, एंड एडोलेसेंस के बाद आता है एडल्टहुड पीरियड। इन दोनों के बीच में जो भी प्रेजेंट था वो है आपका एडोलेसेंस पीरियड, मतलब ब्रीजिंग बिटवीन दिस टू। द चेंजेस ऑकरिंग चाइल्ड्स फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल लाइफ, इस टाइम पे बहुत सारा चेंजेस होता है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, बच्चे के बॉडीली डेवलपमेंट में, सोशल एंड इमोशनल लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आता है। लाइक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, तो वो बच्चा टीन एज में आ गया, बिकॉज अभी बच्चे का एज 12 से 19 साल के बीच का है, और उस टाइम पे बच्चे का हो सकता है गर्ल्स हैं तो जल्दी मैच्योर हो जाए, और उस टाइम पे पीरियड्स हो जाते हैं गर्ल्स को, और प्यूबर्टी स्टेज का हमने एंट्री कर लिया है, तो जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स, ठीक है, हिप पोर्शन का ब्रॉडर हो जाना, हाइट का ग्रोथ, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना, ये सब स्टार्ट होता है गर्ल्स में। बॉयज 1-2 साल के बाद मैच्योर होते हैं, गर्ल्स से थोड़ा लेट में मैच्योर होते हैं, तो दे नो दैट एवरीथिंग, ठीक है, बट दे फॉलो ओनली सम सर्टेन रूल्स बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन। जैसे बॉयज का वॉइस चेंज हो जाता है, बॉयज का बॉडीली स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो हाइट जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करता है, और क्या होता है ना, मुस्टच बियर्ड्स आ जाते हैं, मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाना, ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। अभी जो बोला था, दैट इज द वर्ड एडोलेसेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये जो एडोलेसेंस वर्ड है ये कहाँ से आया है ना, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा है ना, एडोलेसियर, ADOLESCER, एडोलेसियर। एडोलेसियर का मतलब होता है which means to grow, एडोलेसेंस का मतलब क्या है, which means to grow। So according to Ross के according, adolescence is the best regarded as a recapitulation of the first period of life as second। देखो, रॉस एक एजुकेशनिस्ट है, रोज नहीं, रॉश, ROSS। सो अकॉर्डिंग टू रॉस, एडोलेसेंस एक बेस्ट पीरियड बोला गया है जो कि रिकैपिचुलेट करता है। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो तो उसका रिकैप दिखाना कि पहले क्या हो चुका है, रिकैपिचुलेशन ऑफ द फर्स्ट पीरियड, लाइफ का फर्स्ट पीरियड को रिकैपिचुलेट करके सेकंड में वो दिखाता है।
एज सेकंड चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, देखो इस पीरियड को क्या बोलते हैं ना, पिक पीरियड है। अगर लाइफ का बहुत बड़ा चेंजेस कुछ हो रहा है ना बॉडी के रिलेटेड, जो भी इश्यूज है, जो भी रिलेटेड इश्यूज है कि बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ड्यू टू द एडोलेसेंट पीरियड है। फिजिकल ग्रोथ, शरीर का विकास ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकल ग्रोथ। देन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब आपका शरीर कुछ चाहता है और आपका मन कुछ और बोल रहा है, तो ये होते हैं ना मूड स्विंग्स, वो वाले पॉइंट। डेली फूड रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सबका खाने पीने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उस बेसिस पे भी है। डेली फूड रिक्वायरमेंट चेंज होता है एडोलेसेंट बच्चों का। एडोलेसेंट बच्चे मतलब होता है किशोरावस्था, किशोर, किशोर किशोरियां, जो आप मान लो क्लास 6 7 से शुरू करके क्लास 12 तक के बच्चों का, 12 + 1 ईयर, इतने एज के बच्चों का आपने देखा होगा अपने सामने। कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी भूखे रह लेते हैं, कभी मूड खराब है, कभी सर दर्द हो रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। और उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी लगता है, तो कभी कभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो ये उनका बॉडी का नीड जो है, उनका मेंटालिटी डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पीक पीरियड का मतलब क्या है ना, बोन मसल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन मोटर एक्टिविटी। मोटर मीन्स मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट। तो मोटर में क्या आएगा, चलना फिरना कूदना जो भी है। बच्चा इस पीरियड में देखिएगा कि दौड़ना कूदना भागना सब कुछ स्पीड में कर रहा है, तो उसका बोन और मसल का डेवलपमेंट हो गया। फिजिकल ग्रोथ में क्या है, इस एज में इंक्रीज हाइट, हाइट इंक्रीज होता है, वेट भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू करता है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, एक्चुअल जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इसी एज में क्रिएट होता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ना फिजिकल कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया गया स्पोर्ट्स में, जब स्पोर्ट्स में हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग ऑन योर मार्क लेट्स सेट गो ऐसा कुछ भी बोला जाता है, उस टाइम पे बॉडी का एक पोस्चर हम क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स वहां पे देखिएगा पैर भी मूव कर रहा है, हाथ भी आगे के लिए मूव कर रहा है, बॉडी को भी आगे की तरफ झुका चुके हैं। तो हर टाइप का डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में, रनिंग में, जंपिंग में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे आपको क्या पता चला, पैर हाथ बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। डेली फूड रिक्वायरमेंट क्या है ना, हेल्दी फूड रिक्वायरमेंट है, खाना पीना जो भी है हेल्दी फूड खाना है। मेंटेन करना है कैलोरी रिक्वायरमेंट को, मतलब प्रोटीन इतना होना चाहिए, विटामिन इतने होने चाहिए, मिनरल्स इतने होने चाहिए, एंड जो आपका कार्बोहाइड्रेट है स्वेत्सार इतना होना चाहिए। तो हम लोग खाना पूरा डाइट के अकॉर्डिंग खाएंगे, मतलब एनर्जी मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया। फिर एडोलेसेंट पीरियड को कौन से ग्रुप में रखा गया ना, टीन एज बोलते हैं। तो 13 to 19 लिखा गया है, बट कुछ बुक्स में 12 to 19 दिया गया है, 12 to 19 दिया गया है। एडोलेसेंट का मतलब क्या है, टू ग्रो मैच्योरिटी, ग्रो कहाँ तक करना है, मैच्योरिटी तक। एरिक्सन ने क्या बोला था इस पीरियड को, ये बोले थे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। स्टैनली हॉल ने क्या बोला ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड, एंड स्ट्रेन का पीरियड। ठीक है, यहाँ से हम कल के क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, और 2 या 3 क्लासेस चाहिए, ये पेपर पूरा ओवर रहेगा। इतना क्लास को हम एडोलेसेंस पीरियड बोल सकते हैं। और एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, बॉडीली चेंजेस बहुत सारे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस हैं, और स्ट्रक्चरली चेंजेस हैं, या वॉइस चेंज है, बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। मुस्टैच बियर्ड्स आना, बॉडी में फेशियल हेयर ग्रोथ करना या बॉडी हेयर ग्रोथ करना, फंक्शन जो भी देखते हो कि हम लोग अगर टीन एज में जाते हैं तो कैसे चेंजेस आते हैं, वही सारे चेंजेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अभी एडोलेसेंट पीरियड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस रह सकता है ना, डायरेक्ट आता है, ये क्वेश्चन आता है कि पहला तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स इन एडोलेसेंट पीरियड लिखेंगे। उसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, दैट इज जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट। मतलब एडोलेसेंट पीरियड के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं जेन्युइनली, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या इशू फेस करते हैं। उसके बाद आता है कि एडोलेसेंट ग्रुप गैंग कैसे बनता है, एडोलेसेंट ग्रुप गैंग कैसे बनता है,
नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिफेंस मैकेनिज्म। अब ना ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र वालों को तो कभी नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? बिकॉज आपके सिलेबस में ये ना एक छोटे पॉइंट पे है बस, मतलब होता है ना कि पोर्शंस को फिर मेंशन कर दो एडोलेसेंट पीरियड में, वैसा है। बट नागार्जुना के बुक में या फिर आंध्र के जितना भी बीएड है उसमें ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट के बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। क्या है? एक है एडजस्टमेंट, दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म, और उसके बाद तो लीडरशिप कैरेक्टर है ही। अब एडोलेसेंट का तो कल हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ। एडोलेसेंट रिप्रेजेंट्स ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। याद रखना यहाँ पे बच्चों का रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है। और बच्चे कहाँ से डेवलप्ड होते हैं ना? लेटर चाइल्डहुड पीरियड से आते हैं। लास्ट पीरियड का नाम क्या है? लेटर चाइल्डहुड पीरियड। लेटर चाइल्डहुड पीरियड। और लेटर चाइल्डहुड पीरियड से लेके एडोलेसेंस पीरियड को अगर जाना है तो एडोलेसेंट पीरियड एक ब्रीज जैसा है, ठीक है। किसके किसके बीच ब्रीज जैसा है ना? लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड। इसके अंदर ब्रीज का काम कौन कर रहा है ना? एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड काम कर रहा है, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट को समझ जाओ ना तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुद के माइंड से जेनरेट करो और उसको लिखने को ट्राई करो, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हम थिंक करते हैं कि जितना लिखा गया उतना पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स खुद के पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। आपको फ्यूचर में टीचर बनना है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐड करने पड़ेंगे एज एन एग्जाम्पल, एज एन एक्सप्लेनेशन, उसको आप, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं चाइल्डहुड पीरियड में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं चाइल्डहुड पीरियड में, क्या है चेंजेस ना? चाइल्डहुड पीरियड में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे मैक्सिमम फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। याद रख लो। देखो, बच्चा टीनेज पीरियड में है तो टीनेज में कल ही समझाया था, गर्ल्स में मैच्योरिटी जल्दी आता है, या फिर बोलो प्यूबर्टी स्टेज आ गया तो धीरे 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 बॉडी का ग्रोथ चेंज हो जाता है गर्ल्स में। जस्ट लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप पोर्शन ब्रॉडर हो जाना, थाइज थिकर हो जाना, बॉडी में हेयर ग्रोथ होना, या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जो बॉडी में एक फीमेलनेस जो कैरेक्टर्स बोलते हैं वो डेवलप होता है। क्यों ना? आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है या पीरियड्स हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ मेल, मेल में पीरियड्स तो है नहीं, बट ना उनका जो साइकिल है वो 24 आवर्स वाला साइकिल है। ये सब बताना, और आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब क्यों बता रही हो, ये सब बेकार है, नहीं जानना है ऐसा वैसा। ये कुछ नहीं, आप लोग इसको एक नॉलेज के तौर पे लीजिए, क्योंकि आजकल NEP 2020 के बेसिस पे एडल्ट एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे इन सारे बातों के ऊपर डिटेल्ड बताया जाता है, और वो भी आप एज ए टीचर बताएंगे बच्चों को। हर एक बच्चा जो कि 10-11 साल का है उन लोगों को आप लोग ही बताएंगे क्लासरूम टीचिंग के टाइम पे। सो दिस आर नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। जैसे बॉयज का होता है 24 आवर्स साइकिल, हमारा होता है 28 डेज का, फीमेल्स का, गर्ल्स का। ये बॉयज में होता है 24 आवर्स साइकिल, मतलब उनका बॉडी का जो भी हार्मोनल पॉइंट्स है उसका साइकिल चलता है, वो डे के कुछ कुछ पीरियड्स में बहुत ही हाई लेवल में रहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पीक वैल्यू में टेस्टोस्टेरन पीक वैल्यू में रहता है, धीरे 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 वो क्या करेगा, टाइम के साथ साथ वो शाम होते होते फिर से रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो बढ़ना शुरू करेगा, फिर सुबह होते जा रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसा चलते रहता है उनका साइकिल। तो उनके साइकिल में इसलिए क्या हो जाता है कि एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या फिर टेंशन में आ जाते हैं। उनको फील आता है कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर बॉडी टाइप, बॉडी एक्टिविटीज़ और हार्मोनल इश्यूज। कभी बॉडी में पेन होता है तो कभी नहीं होता है, तो बहुत सारे रीजंस है। तो दीज आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस, और उसी फिजिकल चेंजेस की वजह से मेंटली भी चेंजेस आता है। मेंटल मतलब दिमाग के स्तर पे चेंजेस आएगा। फिर सोशल चेंजेस भी होंगे, सोशल मतलब सामाजिक। देखो, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ना कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे घर वालों को नहीं बोल पा रही, किसको बोलूँगी? जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह, उनके साथ मैं बहुत ओपन हूँ तो मैं उनके साथ मिलूंगी जुलूंगी। अभी इस टाइम पे फील होता है कि हमें पार्टनर चाहिए, हमें लव हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अफेक्शन हो रहा है,
तो ये सब भी फीलिंग्स आता है। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब हम लोग कर रहे हैं जब हम सोसाइटी में जा रहे हैं। इमोशनल लाइफ भी हमारा चेंज हो जाता है इस पीरियड में ना। जब हम लोग 12 to 19 के रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। मतलब कोई भी कुछ बोले हम अनस्टेबल हो जाते हैं, सडनली रोना शुरू करते हैं, कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी कंट्रोल नहीं रहता, ये सब होता है। तो द वर्ड एडोलेसेंस इज डिराइव्ड होगा, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसेर। कल ये पढ़ा दिया था ऑलरेडी। तो ये एडोलेसेर वर्ड से आया है, दैट मीन्स टू ग्रो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था ना, मैंने अभी बोला कि पिक पीरियड, ये जो पीरियड है ना, अगर कितने भी स्टेजेस में डेवलप कर दो और डिवाइड कर दो, इन्फेंसी, फिर आ गया चाइल्डहुड, फिर आ गया एडल्टहुड। तो ये जितने भी स्टेज ऐसे हैं, एडल्टहुड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, फिर आता है, सॉरी एडल्टहुड बोल दिया, बीच में एक रह गया एडोलेसेंस, राइट। एडोलेसेंस, तो ये हो गया 1 2 3 and 4। तो ये जो 4 स्टेजेस है, चारों स्टेजेस में से एडोलेसेंस जो पीरियड है, जो कि हमने बोला टीन एज, ये पीरियड होता है पिक पीरियड। मतलब जितने चेंजेस आने हैं ना, जितना तूफानी करना, जितना दिमाग में चलता है ना ऊट पटांग हरकत करना है, ग्रेजुएट वाले बच्चों को देखना है, जो लोग +2 पढ़ के गए हैं +3 में, या +2 में है, या क्लास 8 9 10 में है, उनके बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, और उनका थिंकिंग, उनका इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उनका हर एक टाइप का जो चेंजेस आता है इसी पीरियड में ही आता है। तो दिस इज द पिक पीरियड, जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, स्ट्रगल भी करता है, मोटर एक्टिविटीज में बहुत फास्ट रहता है। फिर आता है फिजिकल ग्रोथ। अब फिजिकल ग्रोथ क्या है? फिजिकल ग्रोथ मतलब हो गया शरीर का विकास। तो मैंने तो अभी बॉडीली डेवलपमेंट बोल दिया है। हाइट वेट भी डेवलप्ड होता है, कभी किसी का होता है हाइट बढ़ गया तो वेट घट गया, किसी का होता है वेट बढ़ गया हाइट नहीं बढ़ा, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, स्पोर्ट्स वगैरह में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट इन्वॉल्व होता है उस एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेटेडली। डेली फूड रिक्वायरमेंट, ऑब्वियस हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत तेज भूख लग गया है, ठीक है, टीनेजर पीरियड में, और कभी कभी लगता है कि भूख ही नहीं लग रहा है, आज सिर्फ लग रहा है कि मैं थोड़ा सा पड़े रहूं बेड पे, नींद आता रहे, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज लगता है। मतलब कभी लगता है कि मैं इनिशिएटिव ले जाऊं, खुद से स्टार्ट कर लूं, खुद से एक्टिविटीज कर लूं, और कभी लगता है कि जो भी काम हो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका सोशल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ऊपर डिपेंड करता है डेली फूड रिक्वायरमेंट कि मुझे कितना एनर्जी चाहिए, कितना खाना खाना है, क्या करना है। अब ये पीरियड हो गया, बता चुकी हूँ, कल ही बता दिया था सब कुछ। अब चलते हैं, जैसे इस पीरियड में देखो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। तो दैट इज द नीड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। नीड ऑफ एडोलेसेंस क्या है ना? फ्रीडम एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस। मतलब ना यहाँ पे इस स्टेज में ऐसा है कि रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है। मतलब पेरेंट्स आपको भरोसा करके छोड़ देते हैं, हमको फ्रीडम देते हैं, और बच्चों को नीड भी होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीली रहना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, ऐसा। प्राइमरी नीड क्या है हमारा इस समय पे ना? प्राइमरी नीड होता है फूड, होम, क्लॉथ। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वही है फूड, होम, क्लॉथ। फिजिकल नीड क्या है ना? हम चाहते हैं कि हमारा हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट मेंटेन रहे। हाइजीन मतलब हाइजीनिक कैसे हम रहेंगे, साफ सुथरा कैसे रहेंगे, इसके ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन्फेक्शंस होने के रेट रहते हैं हमारे पास। उसके बाद होता है हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, उस पर ध्यान देना। न्यूट्रिशन, पोषण कितना अच्छा रहे, एंड मोटिवेशन ऑल्सो। अभी देखो अप्रूवल क्या मिलना चाहिए ना? अप्रूवल में है एनकरेजमेंट होना चाहिए। बच्चों को हम एनकरेज करेंगे मैक्सिमम चीज़ों के लिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ग्रहणीय, कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर सके उस बेसिस पे। फ्रॉम टीचर एंड पेरेंट। देखो अप्रूवल क्या होता है, अगर मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ तो मुझे सबको अप्रूव करेंगे, वो टीचर हो, पेरेंट हो, सब। और अगर मैं अच्छा बिहेव नहीं करती तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। फिर आता है कि हमें ना नीड है सिक्योरिटी का। पता है सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सिक्योरिटी क्या है? सेफ्टी फीलिंग्स। हम सिक्योर रहना चाहते हैं, हाँ हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो सेफली हम लोग जा रहे हैं, कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, फ्री फ्रैंक रह पा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी फीलिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस।
जब हम लोग काम कर रहे हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोर्ट एंड एप्रिशिएशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जब कोई भी काम करते हो, सपोज कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, या पर्सनली खुद से कुछ कर रहे हो, वहां पे अगर फैमिली का सपोर्ट रह जाए, फ्रेंड्स का सपोर्ट रह जाए, तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो कि हाँ, मेरे साथ कोई खड़ा है। बट जब आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करता तो आप वीक बन जाते हो। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फिर आता है ग्रिगारियस नीड्स। ग्रिगारियस नीड्स मतलब डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं लाइफ के, तो उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो सडनली लाइफ में आते हैं। फिर आता है साइको या सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। सोशियो मतलब समाज में, और साइकोलॉजिकल नीड्स जो भी है, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। फिर आता है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीय तो क्या चाहिए, तो द्वितीय तो नॉर्मली चाहिए होता है हमारे पास सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि हम सोसाइटी में जब रहेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्टिविटीज करेंगे, उस बेसिस पे। पता है, ये जो हमने सेल्फ एक्सप्रेशन अचीवमेंट बोला, खुद से एक्सप्रेस करना सीखेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन, अचीवमेंट, अचीव भी करेंगे, कोई तो चीज मिलेगा हमें, अच्छा काम करेंगे तो रिवार्ड्स मिलेगा। रिवार्ड्स मीन्स री, प्रेजेस, अवार्ड्स, ऐसा बोलते हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये किसके हैं पता है? मास्लो का कंसेप्ट है। ठीक है, मास्लो का कंसेप्ट है, मास्लो का कंसेप्ट है, याद रखना ये। फ्यूचर में जब भी आप लोग सीटेट टूटेट ओस्टेट एग्जाम देंगे तो वहां पे जरूर ऐसा पूछा जाएगा। आप लोग कैसे जानेंगे ना? प्राइमरी नीड, फिजिकल नीड, ऐसा अगर सब आते जाए, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, ऐसा बोलते गया, यहाँ से देख रहे हो, तो ये मास्लो का कंसेप्ट है, एक नजर में याद रखना। और मास्लो का कंसेप्ट बोलता है कि हमें अपने लाइफ में अच्छे से रहने के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स जरूरत होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया। देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एंड स्कूल डिसिप्लिन, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या होता है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड? चाइल्डहुड मतलब आपका बचपना बोल सकते हो, एडल्टहुड जब आप हो गए हैं टीन एज में, तो इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दंगे हो जाना, मुद्दे बन जाना, झगड़े बन जाना, ऐसा। एंड सोशल एंड स्कूल डिसिप्लिन। सोशल एंड स्कूल डिसिप्लिन क्या है ना? सोशल एंड स्कूल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम कैसे एक सोसाइटी में और स्कूल में श्रृंखला रखते हैं, और डिसिप्लिन मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। ये भी कभी कभी होता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो उस बेसिस पे डायग्राम बना कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आइदर चाइल्डहुड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट हो, सोशल और स्कूल डिसिप्लिन अकॉर्डिंग हो, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी हो, तो ये सब अल्टीमेटली किसको हेल्प करता है ना? एडजस्टमेंट, डिफिकल्टी विथ पेरेंट्स। जब हमें ना बचपन में प्रॉब्लम होता था तो हम लोग किसके पास जाते थे? पेरेंट्स के पास जाते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, एडल्ट होते गए, तो हमें जो भी फील होता है ना, तो हम लोग और पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस बात करने में बहुत प्रॉब्लम लगता है। तो एडजस्टमेंट, डिफिकल्टी होते हैं पेरेंट्स के साथ। फिर क्या होता है ना, सपोज इसी रिलेटेड जब स्कूल से हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वहां पे आता है कि प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वोकेशन। कौन सा स्किल डेवलप्ड होगा, कैसा स्किल डेवलप्ड होगा, किससे अच्छा लग रहा है, वैसा। फिर आया सोमाटिक वेरिएशन। ये जो सोमाटिक वेरिएशन है, इसका मतलब होता है कि हम लोग कि एक सेल से दूसरा सेल बन गया, या फिर एक सेल डिवाइड हो गया तो दो सेल बने, दो से चार, चार से आठ, और ऐसा ही वेरिएशन भी शो होते रहता है। जैसे जैसे वो डिवाइड होते जाता है, उसके एक्टिविटीज भी अलग अलग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा पॉइंट रह गया। चलो, अब पॉइंट है नेक्स्ट, जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट। एडोलेसेंट के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ना? फर्स्ट, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम रैपिड। अच्छा से सुन लो, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? मैं 10 से 11 साल के पीरियड में हूं, और उधर मैं एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक जाने वाली हूँ, इधर मैं लेटर चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जंप करने वाली हूँ। तो जब भी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, कि एक पीरियड से दूसरे में जाते हैं, जैसे होता है ना कि हम लोग एक घर में रहते थे और सडनली ड्यू टू सम इश्यूज वो घर छोड़ के दूसरे घर पे हमें जाना है,
तो जब भी ऐसा होता है तो बहुत ही हौच-पौच लगता है कि कितना सारा प्रॉब्लम है, कितना काम है, कितना कैसे होगा, कब होगा, ऐसा लगता है। तो जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो ग्रोथ डेवलपमेंट बिकम रैपिड, इस समय पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा रैपिड हो जाता है, और द चाइल्ड गेट कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड द फाइंड और फाइनल डिफेक्ट, अच्छा डिफिकल्ट टू कोप अप विद द चेंज। अच्छा, इसको वो फेस करता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो उसको क्या मिला ना, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। इस समय पे रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहता है कि बच्चा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो छोटा था, सडन कैसे मेरे बॉडी में इतने चेंजेस आ गए, मुझे शायद कुछ बीमारी हो गया है या मैं मरने वाला हूँ, ऐसा फील आता है मैक्सिमम लोगों को। उसको चेंजेस पता नहीं चलता है क्योंकि वो चेंजेस के साथ वो अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को हैंडल करना, उस चेंज के साथ वर्क करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, द ग्रोन अप चाइल्ड फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन एंड गेट ट्रेवल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन। अभी एक ग्रोन अप बच्चा है, ठीक है, कभी भी वो नहीं समझ पाता है कि उसके बॉडी में कैसे चेंजेस आए। एक ग्रोन अप बच्चा है जो कभी भी नहीं समझ पाता है कि उसके बॉडी में कैसे चेंजेस आए, क्या क्या ट्रांजिशन आया, क्यों ट्रांजिशन आए, उसको नहीं समझ आता है, ये उसका प्रॉब्लम है। एंड गेट ट्रबल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, तो उसको ट्रबल फील होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, ट्रबल फील होता है। द ग्रोन अप चाइल्ड फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन, जो चेंजेस हैं, सडनली मैं बच्चा था, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो कैसे हुआ, क्या मेरा चेंजेस आ गया, नहीं पता चला। बट हाँ, मुझे जो देख रहे हैं उनको जरूर पता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, ठीक है। अब देखो सोमाटिक वेरिएशन और प्रॉब्लम ऑफ सेक्स, अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सीटेट के लिए पढ़ने के लिए फिर ही वीडियो देखना है, ओके। तो वीडियो जब देखते हो तो वहां पे इतना डिटेल नहीं बताएगा कोई कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आई नो दैट कि साइंस जितने भी स्टूडेंट ने लिया हुआ है वो जानते हैं कि क्या है, बट जब भी हम लोग बात करते हैं कि हार्मोनल चेंजेस, मैक्सिमम पता है आजकल लेडीज को पीसीओडी का इशू है, ठीक है, हमारे भाई हैं बहन हैं, सबको पता होना चाहिए ये सारे इश्यूज, कभी पार्टनर आएंगी तो सबको इश्यूज ये पता होना चाहिए कि क्या होता है हार्मोनल इशू। आजकल लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, मैच्योर तो नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इवन 9 इयर्स के बच्चे को, बेबीज को स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो एक इशू होगा ना जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हम घर पे बहुत मसाले खाना खाते हैं, स्पाइसेस, बहुत तीखा खाना, बहुत खट्टा खाना, या फिर इवन हो सकता है कि हम बहुत ऑयली खाते हैं, जस्ट लाइक आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हम ईट कर रहे हैं। तो ओवर हो गया जब बॉडी में, डाइट में कुछ हम लोग मेंटेन नहीं किए, तो ये क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जहां पे हमें इशू फील हुआ कि अगर सपोज कोई चीज जल्दी हो रहा है उससे टाइम से बिफोर, तो तुम्हारे बॉडी में इश्यूज है, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग बड़े होते हैं, पीसीओडी एक आ जाता है जहां पे ब्लॉकेज होना शुरू करता है ओवरीज पे, इतना याद रखें, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है ना, बहुत कुछ, आपका वेट बढ़ जाएगा, हैवी वेट हो जाएगा, या फिर पीरियड्स नहीं होंगे अच्छे से, या फिर इश्यूज ये हो सकता है कि पेनफुल क्रैम्प्स रहेंगे बॉडी में, बहुत कुछ हो सकता है। तो वैसा बोलोगे तो मैम बॉयज में क्या इश्यूज है, बॉयज में भी बहुत है, कोई खुल के बात नहीं करता, बट एज ए टीचर हम लोग बहुत बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि दिस आर द मैक्सिमम इश्यूज जो बच्चों को जानना चाहिए, जो कि ट्रांजिशन पीरियड में उनको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट इज हार्मोन, वो जानते ही नहीं है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन का साइकिल क्या है। जस्ट लाइक एक छोटा सा चीज बोलती हूँ, कभी अपने मदर को या फिर क्लोज वन को या फादर को या फिर बहन को या फिर दोस्त दोस्त में भी हम लोग हग करते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर जब हम लोग हैप्पी रहते हैं ना, तो कुछ हैप्पी हार्मोन से बॉडी में सिक्रीट होता है, लाइक ऑक्सीटोसिन, जिसके वजह से हमारा इमोशनल कंट्रोल मेंटेन होता है। तो वैसे ही बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मेनली द सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स एक्टिव हो गए तो उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आएंगे। जैसे मेल में वॉइस चेंज होना एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन है कि ये रिगार्डिंग सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। मुस्टच, बियर्ड, दाढ़ी मूछ आ जाना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है,
तो इसका मतलब है कि एवरीडे हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहे हैं जिसको हम फेस करते हैं, और जिसका अगर प्रॉपर वे से हो रहा है तो डेवलपमेंट पूरा सही चल रहा है, बॉडी का ग्रोथ भी सही चल रहा है, और नहीं हो रहा है तो एक पॉइंट के बाद हमारा ग्रोथ कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो सोमाटिक वेरिएशन क्या शो करता है ना, कॉन्फ्यूजन शो करता है। द हार्मोनल एंड ऑर्गन चेंजेस, प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी, adjustment, etc. The puberty period confuses more. Puberty period मतलब जस्ट लाइक ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट करेंगे, और ये हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूजन पीरियड भी बोल सकते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो, एक चीज होता है कि हम ना एक टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा नर्वस, टेंशन, एंशियस हो जाते हैं कि अरे हम लोग तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। ओके, फैमिली मेंबर्स बोलो ना, पेरेंट्स ऑफ आवर फैमिली और फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या रीजन के लिए ना, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कैसा सिक्योर रहते हैं, किस अकॉर्डिंग सिक्योरिटी के साथ वर्क करते हैं, एंड दे डोंट लाइक टू फील इग्नोर्ड और अवॉइडेड, पता है इस स्टेज में जब बच्चा एडोलेसेंस में है और इस स्टेज में कोई उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, कोई उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, और रैपिडली वो मतलब रोना शुरू करेगा, रोल कंफ्यूजन आ जाएगा कि मेरे को क्यों नहीं बात करे, मुझे क्यों अवॉइड किया जा रहा है, मैंने क्या किया, मेरा सिक्योरिटी पर्पस में जो भी था उसमें मुझे डर लगना शुरू करा कि मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसा वाला फीलिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट डिफिकल्टी विथ पेरेंट्स। समटाइम्स इस पीरियड में क्या होता है कि वी सीक फॉर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, हम अपने आइडेंटिटी के लिए घूमते रहते हैं कि मुझे मेरा आइडेंटिटी मिल जाए। दे वांट फ्रीडम एंड नीड इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दे डोंट वांट एनी रेस्ट्रिक्शन। इस पीरियड में इनको रेस्ट्रिक्शन नीड नहीं होता है, इनको क्या चाहिए ना, दे वांट फ्रीडम एंड नीड इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ड्यू टू इमोशनल, सेक्सुअल और अदर चेंजेस, वो क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आए तो मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, अनस्टेबल हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कौन सा हार्मोन किस टाइम पे काम करता है। जस्ट लाइक अभी हमें पूरा पता है कि हम कौन सा एक्टिविटी करते हैं और कौन सा टाइप का हमारा बॉडी रेस्पॉन्स करेगा, बट जब स्टार्टिंग पीरियड में रहता है तो हमें पता नहीं रहता, जिसके वजह से कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हम एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है हमें, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। उनको उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, फ्रीडम नीड होता है। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स एंड स्कूल। एडोलेसेंस फेसेस और फेसेस होगा, ठीक है, एडोलेसेंस फेसेस प्रॉब्लम्स इन एक्सेसिंग कस्टम्स, सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो एडोलेसेंट जो पीरियड है ना, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है, कस्टम्स को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, हर चीज़ में सोशल वैल्यूज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, एंड दैट दे नीड और दैट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, दैट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। देखो, मुझे मेरा कस्टम नहीं समझ आ रहा कि मेरे सोसाइटी में क्या चल रहा है, मैं कौन से धर्म का हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए मुझे नहीं पता, मेरा ट्रेडिशन क्या बोलता है मुझे वो भी नहीं पता, तो हर एक चीज़ से कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये सब इश्यूज हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है, अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सम प्रॉब्लम दे फेस इन स्कूल्स टू, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है कि स्कूल में भी हम फेस करते हैं। कुछ बोलो, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट बोल रही हूँ, ठीक है, कभी एग्जाम से बिफोर प्रैक्टिस करना और एक बार वीडियो को अच्छे से 2x के स्पीड में सुन लो और उसके बाद लिखना शुरू करो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, मेन हेडिंग्स याद रखना और लिखना शुरू करना। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इतना ज्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, आपको हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है वो समझ लो, अपने वर्ड से लिख दो। तो देखो, जैसा ना ये बोलते हैं स्कूल में भी हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है पता है, तो इन रूरल एरियाज, रूरल मतलब गांव वाले एरियाज जहाँ पे अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और जैसे पाठशाला में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग सोचो बच्चे कौन से बच्चे जाएंगे स्कूल पढ़ने,
अगर बॉय एंड गर्ल है तो ऑब्वियस है बॉयज जाएंगे पढ़ने के लिए, गर्ल्स को बोला जाएगा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पानी लेके आओ, ड्रिंकेबल वाटर कलेक्ट करो, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हारा तो मैरिज हो जाएगा, ऐसा वैसा बोला जाता है। तो वो एक रीजन है कि ये एक प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। आफ्टर दैट ऑल्सो स्कूल अगर डिस्टेंटली लोकेटेड हो, अपने घर से अपने एरिया से स्कूल बहुत दूर प्रेजेंट हो, ये भी एक इशू है। उसके बाद स्कूल में भी हैरेसमेंट होता है। पहले के टाइम पे सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं होते थे गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, सो दैट दे शेयर द कॉमन बाथरूम एंड विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक फॉर द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स के लिए बहुत चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं, उनके सेक्सुअल पार्ट्स वगैरह बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। तो जो चीज़ों के लिए इश्यूज है। उसके बाद गर्ल है तो उसको टॉर्चर हो सकता है, अब्यूजमेंट हो सकता है, टीचर से भी बहुत सारे इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हो गया। तो वोकेशनल प्रॉब्लम्स में क्या है ना, दे ट्राई टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वोकेशनल प्रॉब्लम बोल रही हूँ, अभी वोकेशन का मतलब होता है अर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग। तो लर्निंग फॉर अर्निंग बोल रहे हो तो दे ट्राई टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। देखना एक 16-17 साल का बच्चा सब वो ट्राई करते हैं कि मैं इकोनॉमिकली मतलब डेवलप्ड हो जाऊं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं, सो दैट दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर एक्सपेंडिचर। खुद के खर्चों के लिए और किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं होंगे। दे ट्राई फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करते हैं। अनसर्टेनिटी में कॉज फ्रस्ट्रेशन। देखो अब देखो वो पार्ट टाइम जॉब करे, कहीं पे बोला गया अरे चाइल्ड लेबरर नहीं अलाउड हैं, अलाउ मत करो, इन लोगों को भगा दो, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है कि मेरा तन जो नीड है, एक बेसिक नीड है, कौन फुलफिल करेगा, मुझे जो एक मेरे लाइफ में पैसा चाहिए कुछ अमाउंट का, कौन देगा। ये उनका इशू आ गया। अब देखो नेक्स्ट है, ये कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो अलग कर दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यू में रखना। एडोलेसेंट ग्रुप्स, गैंग्स क्या होते हैं ना। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड। एडोलेसेंस एक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड, एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड के बीच में। एक्सपांडिंग फ्रॉम प्यूबर्टी टू इंडिपेंडेंट। प्यूबर्टी टू इंडिपेंडेंट, देखो बच्चा 12-13 साल के अंदर है तो प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हुआ है, और जब वो फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जहाँ पे वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, इस पीरियड तक का वो ट्रांजिशन ले रहा है। इन दिस पीरियड चिल्ड्रन फील गुड टू बी अराउंड देयर फ्रेंड्स। इस समय पे ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहे, अच्छा लगेगा, फ्रेंड सर्कल में रहना इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा। एंड लिव एन ऑर्गेनाइज ग्रुप लाइफ, लिव एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ, ग्रुप लाइफ में रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज, इसको गैंग एज भी बोलते हैं। दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द गैंग। देखो क्योंकि गैंग एज क्यों बोला ना, इस टाइम पे हम लोग फ्रेंड्स बहुत होते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द गैंग। गैंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी आता है, मतलब मैं मेरे गैंग के लिए कुछ भी करूंगा, मेरे दोस्तों के लिए कुछ भी करूंगा, वो मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा वाला फीलिंग। ड्यूरिंग दिस एज, इस टाइम पे और ये एज क्या है ना, ड्यूरिंग दिस एज ए चाइल्ड लुक्स आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ ज्यादा देखता है, बहिर्मुख हो जाना। एंड हिज फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली टू, शिफ्ट्स होगा, हिज फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली टू फ्रेंड्स। मतलब बचपन से जो फैमिली फैमिली कर रहा था, अब वो उसका फोकस शिफ्ट हो गया फ्रेंड्स की तरफ। वेरियस चेंजेस ऑकर इन चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल लाइफ। ये तो लाइन समझ आ रहा है। गैंग्स आर ग्रुप, गैंग्स क्या होते हैं ना, गैंग्स आर ग्रुप्स ऑफ एडोलेसेंट हु शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड नीड। जो शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी, मतलब कॉमन परिचय, एक परिचय ऐसा जो सबके लिए सेम होगा। तो हम लोग बोलेंगे हम लोग दोस्त हैं, तो सारे दोस्त हैं, सारे जो दोस्त हैं एक जैसे होंगे और एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा टाइप का, ठीक है, जरूरत के टाइम पे काम पे आएंगे। द सोशलाइजेशन प्रोसेस चेंजेस रैपिडली आफ्टर गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या हुआ, उस दिन बताया था, सोशलाइज्ड होना मतलब हो गया कि बच्चा सोसाइटी में रह के सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको एडजस्ट कर रहा है,
उसमें काम कर रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। तो उस बेसिस पे ये जो सोशलाइजेशन पॉइंट है, इसमें क्या आता है ना, सोशलाइजेशन पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे ना, आइडेंटिटी एंड नीड पे काम करेंगे, कॉमन शेयर करेंगे, और उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा जब वो स्कूल में जाएंगे तब। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना, एक्टिविटीज़ करना, वो कहाँ से सीखा ना, वो सीखा अपने स्कूल से सीखा। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। आफ्टर दैट अभी पॉइंट्स में क्या है ना, अभी पॉइंट्स में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, छोटा सा। दे आर एक्टिव, हाँ, ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्टिव प्ले करते हैं रोल, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक्टिव रोल प्ले करना। फिर क्या होगा, नीड्स आर फुलफिल्ड बाय फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप, जो भी जरूरत है वो सब कौन फुलफिल करेगा ना, फुलफिल बाय फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप। दे फाइंड देयर एंटरटेनमेंट, दैट इज गेम प्लेइंग, वो क्या नीड करते हैं ना, एंटरटेनमेंट, उनको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, गेम प्लेइंग मिलता है कि कैसा खेलेंगे, कैसा रोल प्ले करेंगे, एक साथ कैसे चलेंगे, उस पॉइंट पे। जेंडर स्टेरियोटाइप प्लेज मेजर रोल इन दिस पीरियड, जेंडर स्टेरियोटाइप इस पीरियड में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो ये हो गए पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैंने आपको बोला था, दैट इज अ मैकेनिज्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, सॉरी, मैकेनिज्म्स ऑफ एडजस्टमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिफेंस मैकेनिज्म। याद रखना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों, हाँ, बोलिए बोलिए, मैं बता रही हूँ, स्टेरियोटाइप्स भी समझा दूंगी, जेंडर स्टेरियोटाइप्स तो यही पॉइंट मैं समझा रही हूँ, अभी समझा रही हूँ, रुकिए, ये पॉइंट बोलने दीजिए, मैं बता रही हूँ। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट है, कैसे हम एडजस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस के साथ, और हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडाप्टेशन, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल डिमांड। अच्छा, हम लोग कहाँ पे रहते हैं ना, सोसाइटी में रहते हैं मैम। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के डिफरेंट एक्टिविटीज को तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। यस मैम, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैंने फॉलो कर लिया, तो फॉलो के अकॉर्डिंग सोसाइटी में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसको फॉलो करना है। तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन किसने बनाए ना, ह्यूमंस ने बनाए, ह्यूमन मेड है। अब ये सोसाइटी में ह्यूमंस मतलब हम ही लोग हो गए। तो ऐसा हो गया कि जेंडर, पता है कि देयर आर ना टू टाइप्स ऑफ वर्ड, एक होता है बायोलॉजिकल टर्म्स अगर बोला जाए वो होता है सेक्स, ठीक है। सोशियोलॉजिकल और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जाए तो ये होता है जेंडर, ठीक है। बायोलॉजी के टर्म्स में हम सेक्स बोलते हैं, सोशियोलॉजी के टेक्स्ट में हम जेंडर बोलते हैं। सेक्स मतलब होता है जो बॉडी का एक पार्ट है, मतलब जैसे कि मैं मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंसेस दिखा रही हूँ, तो वो डिफरेंसेस ड्यू टू क्यों हुए ना, वो ड्यू टू सेक्स ऑर्गन हुए। और सेक्स ऑर्गन क्या है ना, जो बचपन से हमको मिल जाता है, जन्म से ही, जन्म से हमें हमारा सेक्स ऑर्गन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये सेक्स ऑर्गन्स के वर्ड के अकॉर्डिंग सेक्सेस बने, ठीक है, तो दैट मीन्स वो बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड है। पर जब मैं बात कर रही हूँ कि जेंडर है, तो जेंडर एक सोशियोलॉजिकल वर्ड है या फिर सोसाइटी का वर्ड है। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग को बोलते हैं। अब होता है मैम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर। आप बोलोगे नहीं, एक्चुअली ना बहुत कैटेगरीज है, वो जब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल पढ़ने वाले, जस्ट लाइक लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, क्वेश्चनियर ग्रुप है, क्वेयर ग्रुप है एंड क्वेयर प्लस भी है। इसे छोड़ के भी फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर, देन पेन जेंडर, ए जेंडर, बाइसेक्सुअल, तो बहुत सारे सेक्सेस होते हैं। तो वो सेक्सेस के अकॉर्डिंग कैरेक्टर जो मिलता है उसको हम जेंडर बोल रहे हैं। और ये जेंडर को कौन क्रिएट करता है ना, सोसाइटी क्रिएट करता है अपने थॉट से, ठीक है। हम लोग अपने अपने बातों को रखते हैं, और वो ये जो बात रखना होता है, कभी कभी ये जो बातें होते हैं, थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी नेगेटिव होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बातें हैं जो सोसाइटी में वन जनरेशन टू दूसरे मतलब नेक्स्ट जनरेशन को मूव करता है, उसको स्टेरियोटाइप। देखो, जैसे सोसाइटी का एडजस्टमेंट का बात हम लोग करें, तो सोसाइटी में हम लोग अपना एडजस्टमेंट करें, तो फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा सराउंडिंग, दैट इज द सोसाइटी।
सोसाइटी के डिमांड मतलब सोसाइटी का रूल रेगुलेशंस जो भी हमने मिलके बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोड्स ऑफ बिहेवियर। पता है एडजस्टमेंट के बेसिस पे लोगों के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारा थिंकिंग, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा जो बॉडीली ग्रोथ, फिजिक्स और हमारा जो भी सराउंडिंग में चल रहा है वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। एडजस्टमेंट की वजह से एडजस्टमेंट ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। एडजस्टमेंट की वजह से जो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं, और जो लोग मैच्योर नहीं होते थिंकिंग में उनका डेवलपमेंट होता है। इमोशनल बैलेंस भी क्रिएट होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, तो हेल्थ एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, होम एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। तो हेल्थ एडजस्टमेंट मतलब ना हेल्थ प्लेज प्राइम रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। हेल्थ प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, प्राइम रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी टाइप का डेवलपमेंट है उसमें। इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है ना, इमोशनली स्टेबल पर्सन अचीव मच इन लाइफ। जो इमोशनली स्टेबल होते हैं ना जो लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में अचीव कर पाते हैं, कुछ ना कुछ पा लेते हैं, बट उनको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। अभी इमोशनली स्टेबल तो हैं, बट हम लोग घर पे भी कुछ कुछ जगह पे बैलेंस रखने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट ना, सोशल एडजस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट मतलब बैलेंस वाला डेवलपमेंट सोसाइटी में। ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट ना, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट मतलब शरीर से भी और दिमाग से हम एडजस्ट कर रहे हैं वर्क प्लेस में जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। कल के क्लास में हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लीडरशिप कैरेक्टर भी पढ़ेंगे। ये एक नोट्स है लीडरशिप का, और एक भी लीडरशिप का नोट्स है वो भी दे दूंगी, जितना टाइप्स है इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ाऊंगी। तो हार्डली टू हार्डली और 2 क्लास ये पेपर ओवर है। ठीक है, फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई थी फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज हमेशा थोड़ा सा रिकैप चाहिए होता है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट सबको याद नहीं रहता। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट। आप लोगों को पता है एडजस्टमेंट मतलब एडजस्ट कर लेना, ऐसा ही लिख दोगे, बट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि रियल टाइम सिचुएशन में जो हमारा सिचुएशन है, सराउंडिंग है, उसके साथ खुद को एडजस्ट करना। मतलब एडजस्टमेंट मीन्स एडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट, एडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल डिमांड। सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग खुद को फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट, उसमें खुद को क्या करना, एडजस्ट कर लेना। तो सोशल डिमांड मतलब सोसाइटी के डिमांड, सोसाइटी का नीड। तो हमने कुछ पॉइंट पे बोला था एक कॉन्सेप्ट जहां पे मुझे जरूरत पड़ता है लाइफ में कुछ बेसिक नीड्स। किसी को याद है? अगर मुझे बेसिक नीड्स के बारे में किसी ने बोला कि मुझे सबसे पहले एक इंसान को सबसे पहले सोसाइटी में रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए तो मैम ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद वाटर चाहिए, ऐसा ऐसा बोलोगे, फूड चाहिए ऐसा बोलोगे। बट नॉर्मल अगर कंसेप्ट वाइज देखते हैं कि इंसान का फिजिकल नीड्स मतलब शारीरिक जो भी जरूरतें हैं, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जरूरतें हैं वो है रोटी कपड़ा मकान, दैट इज अ फूड, होम और हाउस और शेल्टर, एंड आपका हो गया रोटी कपड़ा क्लॉथ। सो हो गया फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। तो ये किसका कंसेप्ट था? ये तो बेसिक बोला था, और लास्ट पॉइंट पे रहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहां पे हम खुद के बारे में जानते हैं। ये किसका कंसेप्ट है, कोई बोल सकता है? वो मास्लो का कंसेप्ट है, मास्लो का कंसेप्ट है। ठीक है, मास्लो। तो ऐसा नहीं है कि हम बस लिमिटेड जोन पे ही पढ़े, क्योंकि बुक बोलता है, ये भी बुक किसी ने बनाया है ना, ये भी बुक किसी ने बनाया है। सो बुक बनाया है मतलब वो बोल रहा है कि हम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हमें आइडिया होना चाहिए कहाँ पे कितना लिखना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट मीन्स एडाप्टेशन टू फिजिकल एनवायरमेंट, एडाप्टेशन टू फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट में एडाप्ट कर लेना। एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ऑफ फाइंडिंग द मोड्स ऑफ बिहेवियर सुइटेबल टू एनवायरमेंट और चेंज इन एनवायरमेंट। एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई चीज को ढूंढते हैं।
तो एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोड्स ऑफ बिहेवियर। मोड्स ऑफ बिहेवियर मतलब हमें कैसा इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करके रहना है। चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ मतलब हमेशा आपका एनवायरनमेंट ना स्टेबल नहीं होता, परिवेश और पर्यावरण जो भी बोल रहे हो ये स्टेबल नहीं है, बैलेंस में नहीं रहता है कि इसमें सब कोई मिक्स होके बैलेंस में रहते हैं, बट हमेशा ये चेंजेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है या डायनामिक रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके साथ विद रेस्पेक्ट टू दैट हम चेंज होते हैं। एडजस्टमेंट ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। एडजस्टमेंट क्या लेके आता है ना, ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये इंडिपेंडेंस लेके आता है, हर एक इंसान को समझाता है कि सोसाइटी में मतलब सोशल नीड्स क्या है, सोशल रूल्स को फॉलो करके सोसाइटी के नीड्स क्या है जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट आर द फंक्शंस वी परफॉर्म इन द सोसाइटी, व्हाट आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो इन दिस सोसाइटी। तो ये आपका है कि इससे हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होता है, हमारा प्रोग्रेस होता है, हम वर्क करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो इस बेसिस पे ये चीज हुआ कि हमारा थिंकिंग कैपेसिटी, हमारा इमोशनल बैलेंस, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है। अब देखो आगे देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो बहुत टाइप्स के हैं। हेल्थ एडजस्टमेंट, हेल्थ प्लेज प्राइमरी रोल और प्राइम रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जितना भी टाइप ऑफ डेवलपमेंट है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, हेल्थ। अगर आपका हेल्थ, बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो इंसान कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे वर्क करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑल फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए, हर तरह का विकास के लिए ये जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट इमोशनल एडजस्टमेंट, तो इमोशनली स्टेबल पर्सन अचीव मच इन लाइफ। जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं ना, जस्ट लाइक सोच लो एग्जाम से पहले कोई आपको बोल दे कि आपके लाइफ में कुछ एक खराब हो गया, लो आपका ना एग्जाम ही खराब हो जाता है, यू आर नॉट स्टेबल, आपका माइंड ही काम नहीं कर रहा, आप फंक्शन लेस हो जाते हो। तो सोचो इमोशनली हम अगर बैलेंस में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है होम एडजस्टमेंट। तो होम एडजस्टमेंट क्या है ना, एडजस्टमेंट इन होम इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनी। घर पे एडजस्ट करना, बहुत लोग होते हैं ना घर पे सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, फैमिली मेंबर्स हैं बट घर पे उनका बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। सम पर्सन नीड मोर अटेंशन देन दी अदर्स। कुछ लोग होते हैं घर पे जो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन नीड होता है, दे आर अटेंशन सीकर, दे नीड अटेंशन। मतलब घर पे अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा बोलेगा मेरे को सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, सब चाहिए, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है। तो होम एडजस्टमेंट बताता है कि कैसे हम सबको इक्वली बैलेंस करके रहना है, एडजस्ट करना है, ताकि हमारा जो लाइफ है हारमोनी में चले, मतलब वेल बैलेंस्ड होके चले, वेल बैलेंस्ड होके चले। अब नेक्स्ट वाला क्या है, सोशल एडजस्टमेंट। हाँ ये तो समझ आया, जैसे घर बोला था सेम चीज सोसाइटी के लिए है। सो सोशल एडजस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हारमोनियस लिविंग। अगर मुझे बैलेंसफुली लाइफ में आगे बढ़ना है तो सोसाइटी में भी हमें बैलेंस के साथ जीना पड़ेगा, बैलेंस में लाइफ को जीना पड़ेगा। तो अब क्या है, सोसाइटी में जब भी हम लोग रहते हैं तो हमारा बहुत सारा फंक्शन है, हम परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस को हमें सबके हित में करना है। मतलब कोई बोलेगा कि नहीं मेरे लिए मत करो उसके लिए करो, ऐसा नहीं है, सबको मिलजुल के करना है। अब है लास्ट ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। अच्छा ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट को और क्या बोल सकते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट बोल सकते हैं बताओ, यू नो दैट, आप जानते हो, भी से है, चलो मैंने हिंट दे दिया, बताओ क्या बोले। वेरी गुड, वोकेशनल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि वोकेशन होगा तो अर्निंग मिलेगा, राइट, अर्निंग मिलेगा और ऑक्यूपेशन में भी अर्निंग मिलता है, ठीक है, ताकि हम वर्क प्लेस पे काम कर सके, हमें स्किल्स के आइडियाज हो, कौशल के आइडियाज हो, एंड आफ्टर दैट एज पर दैट इंफॉर्मेशन स्किल्स डेवलपमेंट हमें कहीं पे भी जॉब मिल जाए और कहीं पे भी काम मिल जाए। पता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, क्या है, जब आपको ना आप लग रहा है, क्यों अभी लग रहा है कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए,
बट लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बस इतना लगता है कि उनको सिर्फ जॉब मिलना चाहिए, उनको सिर्फ काम मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स बेटर होता है कि काम मिल जाना। काम मिलने से पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो घर पे खाना आएगा, तो वो उसका बेसिक है। हमारा भी बेसिक वही है। आफ्टर दैट जब हमारा लाइफ उस पॉइंट से स्टेबल रहता है एंड हम थिंक करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हम सबको सर्व करना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, तब हमें गवर्नमेंट का टैग और थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले जॉब चाहिए होता है, और थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले जॉब नीड होता है। ठीक है, सो ये हो गया। देन देखो नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म। इसको ना मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मतलब आपका दिमागी हालत कैसा काम कर रहा है, एंड इट इज रिलेटेड टू आपके जो डेवलपमेंट है, मतलब कौन सा, एडोलेसेंट पीरियड का, पूरा इससे जुड़ा हुआ है। और ये कंसेप्ट हमने इंडिविजुअली कुरुक्षेत्र के लिए कभी नहीं पढ़ा। ये बहुत ही अच्छे से आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश उनके लिए मेंशन है, और इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें ये बताती है कि एक पर्सन का मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, एक पर्सन का एडजस्टमेंट कैसा होता है, रोल कंफ्यूजन क्यों हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। मेरे मन में 2-3 सवाल आ रहे और मैं उसके अंदर फंस चुकी हूँ, क्यों फंस गए, क्या प्रॉब्लम है, जो हमने फंसी और उसका सोल्यूशन मैं ढूंढ रही हूँ, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट और उसका जो सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। सो दैट इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस ऐसे सोच लो कि डिफेंस एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफेंस एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस बेसिस पे ये डिफेंस मैकेनिज्म एक मेंटल मैकेनिज्म भी है और डिफेंस मैकेनिज्म भी है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा, अगर मैं किसी को भी पूछूं कि कल मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बहुत लोग आइडिया देंगे कि छुट्टी ले लो। ठीक है, तो उसमें आपका क्या बेनिफिट्स है और मेरा क्या बेनिफिट्स है, कुछ भी नहीं, नथिंग, दोनों के लिए ही जीरो हो गया। तो एक दिन जो कि फ्रूटफुल नहीं हुआ, जो कि एक हेल्प हो सकता था, उस दिन को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो उस बेसिस पे मेरे माइंड में डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्रिएट हुआ कि हम लोग खुद से बातचीत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द शॉक्स, समझ आया, जो हमें होता है ना कि सडनली कुछ पता चला और शॉकिंग सा न्यूज आ गया, अरे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, तो उस शॉक से बचने के लिए हम क्या करें ना, पहले से ही तैयारी करें, तो दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, डिफेंस मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द शॉक्स ऑफ नॉर्मल फेल्यूर इन लाइफ। लाइफ में नॉर्मली फेल्यूर होने से बचने के लिए करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस, ये हमें एडजस्ट करने के लिए कोई भी सिचुएशन में ये हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईगो डिफेंस। आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड व्हिच वन इज द बेटर, ईगो इज बेटर, बिकॉज ईगो से, सुनो, लाइफ में हर तरह का चीज चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव का वैल्यू पता चलेगा। सो ईगो इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अच्छा वाला, कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ, मैं लाइफ में अकेले भी अगर कोई सिचुएशन हैंडल करना पड़े करना चाहती हूँ। सो इट इज कॉल्ड, जब हम हमको कंट्रोल करते हैं, जब हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को डिसीजंस देते हैं, तो उसको बोलते हैं ईगो डिफेंस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईगो डिफेंस एज इट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन ओवरकमिंग थ्रेट्स, थ्रेड नहीं होगा, थ्रेट्स होगा, अगर गलत लगे वहां पे करेक्ट करना, क्योंकि ये डिक्टेशन की वजह से कुछ कुछ बच्चे स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखते हैं, डिक्टेट किया गया था। सो ओवरकमिंग थ्रेट्स टू हिज ईगो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा डर लगना शुरू करता है कुछ चीजों में, सो उसके ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज जब होता है, तब इंडिविजुअल्स ट्राई करते हैं उस चीज को खुद से ही हेल्प करने के लिए या खुद से ही रिमूव करके आगे बढ़ने के लिए, तो दैट इज द ईगो डिफेंस। इट प्रोटेक्ट्स ये पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रेस, ये क्या करता है नहीं, ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम डिस्ट्रेस, जैसे कि वो स्ट्रेस ना हो जाए। स्ट्रेसफुली क्या होता है ना, आज के मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेस में बहुत लोग मारे जाते हैं,
वो यंग हो, ओल्ड हो, मिडिल एज्ड हो, सब हार्ट चोक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो उस लेवल ऑफ स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इट इज ऑफ कितने टाइप्स का बोला गया, 11 टाइप्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक लाइन में बताया जाएगा। फर्स्ट वन, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, फिर पहले नाम देखते हैं। ठीक है, P फॉर प्रोजेक्शन, I फॉर इंट्रोजेक्शन, R फॉर रिप्रेशन, R फॉर रिग्रेशन, C फॉर कॉम्प्रेशन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन एक्चुअली। कहीं कहीं पे कॉम्प्रेसेशन भी लिखा गया, बट कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्प्रेशन। ठीक है, और कॉम्प्रिसेशन बोल सकते हो। राइट राइट राइट, कॉम्प्रिसेशन। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आप अगर गलत लिख रहे हो तो यहाँ पे कर देना कॉम्पेंसेशन। ठीक है, वही है, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेट करना। सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिविज्म, सिंपथिज्म, डे ड्रीमिंग। ठीक है, ये 11 पॉइंट हो गया, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, क्या है ना, फर्स्ट रैशनलिज्म। रैशनलिज्म में क्या होता है, द कॉमन फाइंडिंग आफ्टर ए फेल्यूर वेयर द इंडिविजुअल ट्राई टू जस्टिफाई हिज डीड। देखो, मैं ना कोई काम कर रही थी, बट ना मैं फेल हो गई उसमें, और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, और मैं खुद के ये से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितना मेहनत किया था वो बहुत ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब हुआ नहीं, तो ये मेरा गलती नहीं है, मैंने सेटिस्फाई कर दिया। दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। मैंने डिसाइड किया था, कॉमन फाइंडिंग किया आफ्टर ए फेल्यूर, एक एग्जाम में मैं फेल हो गई, और वहां से मैंने देखा कि मैंने तो बहुत मेहनत किया था, बट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। सो दैट मेरा गलती नहीं है, क्वेश्चन लेवल हार्ड था, या फिर मेरा काम तो ठीक ही था, तो मैंने खुद को जस्टिफाई कर दिया कि मेरे काम की वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने काम सही किया। नंबर 2, प्रोजेक्शन। नॉर्मली प्रोजेक्शन मतलब कोई चीज को हाईलाइट करना, तो देखते हैं क्या लिखा है। वेयर ए पर्सन प्रोजेक्ट हिज फेल्यूर और मिस्टेक और लॉस ऑन अदर। यही बोला ना, खुद के चीजों को हाईलाइट करना, दिखाना कि मेरे पास ये है। तो इंसान क्या करता है ना, जब भी कुछ अच्छा होता है उसके जीवन में, वो दिखाना शुरू कर देता है। बट नहीं, आपको हमेशा अपने फेल्यूर पॉइंट्स को दिखाना है, मिस्टेक्स को दिखाना है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। So, when a person project his failure, mistake or loss on others, तो when a person project his failure, mistake और loss on others, तो others के ऊपर जो failure वो हो रहा है। After that, तो मैंने, हाँ, कौन सा पेज से बताऊं, बताओ। प्रोजेक्शन और, ओके, रैशनलाइजेशन में मैंने बोला कि सपोज मैं फेल हो चुकी हूँ। ठीक है, आई एम फेल इन वन सब्जेक्ट, मैं फेल हूँ, आई फेल्ड इन एग्जाम। ओके, एंड मैंने बहुत मेहनत किया था, वो होता है ना, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, एक पेपर में बैक रह गया, बट आप बोल रहे मैम मैंने पूरा लिखा था, फिर भी बैक रह गया, तो मेरा गलती नहीं है। तो वो रैशनल थिंग्स है कि मैंने खुद को सेटिस्फाई कर दिया कि मेरा काम सही था, बट मैं फेल हूं, ये फाइंड आउट हुआ कि मैं फेल हूं। सो इस पॉइंट से कोई भी काम में अगर आप फेल होते हैं और आप खुद को जस्टिफाई करते हैं कि आप सही थे, तो वो होता है रैशनलाइजेशन थिंकिंग। खुद को सेटिस्फाई कर देना कि मैं ठीक थी, वो काम में ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर गलत चेकिंग हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्शन में क्या बोला, खुद के मिस्टेक, गलतियों को, फेल्यूर को, या फिर कोई भी चीज लॉस हो गया, किसी के ऊपर से इंटरेस्ट चला गया, वर्क चला गया, ऐसा हुआ है, उसको प्रोजेक्ट आउट करना, मतलब शो करना। ठीक है, इंट्रोजेक्शन क्या है ना, इंट्रोजेक्शन होता है द पर्सन अज्यूम द पावर ऑफ अदर्स एट हिज ओन। तो यहाँ पे पर्सन क्या अज्यूम करता है ना, द पर्सन अज्यूम कि द पावर ऑफ अदर्स एट हिज ओन, मैं खुद से ही अज्यूम कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपका काम मैंने देखा है, आपके साथ काम किया और मैंने देखा कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपका काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और आप में कोई भी इशू नहीं है। मैंने एक इंसान के काम से ही पता कर लिया कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसमें कितना एनर्जी प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। फिर क्या है ना, रिप्रेशन।
रिप्रेशन क्या है? द इंडिविजुअल ट्राई टू सबडूइंग हिज अनप्लीजेंट मेमोरी फोर्सफुली। अरे जीवन में ना बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं और ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, रोना आता है। हर मोमेंट पे जब भी रात को अकेले सोए रहोगे तो आपको कभी कभी रोना आ जाता होगा कि ये चीज क्यों मेरे साथ हुआ, इसका मेमोरी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो जानबूझ के फोर्सफुली उस चीज को भुला देना, ठीक है, कोई एक्सीडेंट, कोई इशू, कुछ भी जीवन का ऐसा मुश्किल हालात जो आप भूलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब वो भूलने का प्रोसेस को बोलते हैं फोर्सफुली, मतलब जोर जबरदस्ती आप भूलना चाहते हैं तो उसको रिप्रेशन बोलते हैं, उसको रिप्रेशन बोलते हैं। अब देखो रिप्रेशन के बाद क्या होता है? रिग्रेशन। सो इन दिस द इंडिविजुअल एक्ट इमैच्योर्ड और चाइल्डिश। रिग्रेशन क्या है ना? ऐसे में ना रिग्रेशन का मतलब तो अलग है, प्रोग्रेस, रिग्रेस, ऑपोजिट टू ईच अदर। बट नॉर्मली जब हम लोग बात करें यहाँ पे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ और मेंटल फंक्शनिंग, तो मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसमें रिग्रेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान को आप जितना समझा लो बट वो वक्त के अनुसार बड़ा नहीं होता, वो वैसे ही चाइल्डिश रहता है। उसको अच्छा लगता है कि इमैच्योर जैसा रहना, वो बच्चों जैसा खुद को सोचते रहता है, तो वो रिग्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रेसेशन बोला गया, एक्चुअली कॉम्प्रेसेशन ना लिख के आप कॉम्पेंसेशन लिखिए। आप लोग कॉम्पेंसेशन लिखिए, बेस्ट है कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन तो जानते हैं कि इंडिविजुअल ट्राइज टू कॉम्पेंसेट हिज फेल्यूर फ्रॉम वन एरिया बाय मूविंग डायरेक्टली हिज पोटेंशियल टू अनदर एरिया। ये हम अपने लाइफ में करते हैं। कभी कभी हम खुद को बचाने के चक्कर में एक चीज में ना हम फेल हो गए, जैसे मेरे द्वारा एक्टिंग नहीं हो रहा, बट मुझको बहुत शौक है कि मैं हीरोइन बन जाऊं। लो मैं एक्टिंग स्टार्ट कर दी बट मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो मैंने बहुत सारा एनर्जी वहां पे यूटिलाइज किया था, तो मैं फेल हो रही हूँ बार बार। तो मैं वहां से हटके मेरे वो एक्टिंग का नॉलेज और एक्टिविटीज को मैंने स्टार्ट कर दिया अदर फील्ड में यूज करने को। जैसे मैं टीवी में ट्राई कर रही थी, तो अभी मैं कोई प्रोग्राम्स में, छोटे मोटे यात्रा में, ये सब में मैं ट्राई करना शुरू कर दी। तो मैंने एक चीज से उसको हटा के दूसरे फील्ड में यूज कर दिया, क्योंकि उस फील्ड में मैं फेल हुई थी। अब मैं उसको व्यवहार कर रही हूँ नेक्स्ट फील्ड में, ताकि वहां पे कुछ कर लूँ मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। क्या हुआ ना? सब्लिमेशन। अरे एडवर्टाइजमेंट आ गया, 1 सेकेंड। एडवर्टाइजमेंट अभी आ गया, ओके चलो। नेक्स्ट क्या आया ना? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? द इंडिविजुअल ट्राई टू ट्रांसफर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस टू सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस। मतलब ना सेम सेम चीजें बहुत है। सब्लिमेशन बोलता है कि सपोज सोच लो इंडिविजुअली और इंडिविजुअल हम लोग ट्राई करें कोई चीज़ों को जो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हमें पसंद नहीं आ रहा, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, बट उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं सोसाइटी के एक्सेप्टेबल एक्शन में, मतलब समाज में ग्रहणीय योग्य। फिर क्या आता है? सब्सटीट्यूशन, किसी के बदल में कुछ करना। मैं बोल रही हूँ आज ना भात के सब्सटीट्यूशन में रोटी है, तो भात नहीं खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, समझ गए होंगे। तो ही सब्सटीट्यूट हायर एम दैट मे नॉट बी अचीव्ड और ट्राई टू बी हैप्पी विथ व्हाट इज अचीव्ड। देखो, ही सब्सटीट्यूट हायर एम, कभी कभी मैंने भी बोला हुआ है, जब तक आप ऊपर का नहीं सोचेंगे हायर लेवल का, तब तक आपका नीचे का लेवल भी क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा हायर लेवल का सोचेंगे तो हायर लेवल का पढ़ाई करेंगे, तो वहां से जब हमें नॉलेज मिलेगा, तो ऊपर वाला अगर फेल्यूर भी हो जाते तो हम सब्सटीट्यूटेड हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। तो दैट इज द सब्सटीट्यूशन। ही सब्सटीट्यूट हायर एम दैट मे नॉट अचीव्ड एंड ट्राई टू बी हैप्पी विथ व्हाट इज अचीव्ड, और जो मिला उसमें खुश रहना। नेगेटिविज्म क्या है ना? नेगेटिव फीडबैक दे देना। मैं काम कर रही हूँ अच्छा खासा, कोई आके बोला कि ये ऐसा काम होगा नहीं, द इंडिविजुअल गिव नेगेटिव फीडबैक और रिमार्क। सिंपैथिज्म क्या है ना? सिंपैथी मतलब हम बोल रहे हैं क्या? सिंपैथी दिखाना, दया भाव दिखाना, जो पर्सन तकलीफ में है उसको दया भाव दिखाना। तो देखो, द इंडिविजुअल शो सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन हु इज सफरिंग। जो पर्सन
बहुत मुश्किल हालात से गुजार रहा है और गुजर रहा है, तो उसको सिंपथी एटीट्यूड प्रोवाइड करना। फिर क्या है, डे ड्रीमिंग, दिस हेल्प्स ए पर्सन टू अचीव दैट व्हाट ही कांट अचीव इन रियल लाइफ। ये क्या बोलता है ना, दिस हेल्प ए पर्सन, ये पर्सन को हेल्प करता है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए जो कि रियल लाइफ में उसको नहीं मिल सकता। डे ड्रीमिंग बोलता है ना, दिवा सपना, मतलब मैं खुले आंखों से जागते हुए ड्रीम देख रही हूँ, अरे कल मुझे ये मिल जाएगा, बट वो कभी नहीं मिलने वाला, मैं खुली आंखों से सपना देख रही हूँ कि ये मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है लीडरशिप। अच्छा, इतना क्लियर है कि नहीं बताओ? रिलेटेड रहेगा, इन्फ्लुएंस बोला गया ना, प्रभावित करेगा, वो सबको प्रभावित करना पड़ेगा। लीडरशिप ग्रुप में होता है और गोल या इसके कुछ लक्ष्य होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से ही हम लोग लीडर बनते हैं। चलो आगे, लीडरशिप इज ए प्रोसेस, लीडरशिप एक प्रोसेस है बाय व्हिच ए लीडर कैन डायरेक्ट, देखो बाय व्हिच, लीडरशिप एक प्रोसेस और प्रक्रिया है बाय व्हिच ए लीडर कैन डायरेक्ट, गाइड और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लीडर क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट मतलब दिशा दिखाते हैं किसी को, गाइड करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। देख लीजिए, अभी एक चीज बोल रही, ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी के लिए मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपकी लीडर हूँ, टीचर हूँ या लीडर भी हूँ। क्यों? अगर आपको कुछ भी तकलीफ होता है या कोई भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या पूछते हैं, मैडम ये चीज थोड़ा सा बता दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपकी लीडर हूं अभी के लिए, क्योंकि आप मुझसे प्रभावित हो रहे हैं और मैं, हम लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है ना, बीएड में अच्छे मार्क्स रखना और कुछ पा लेना। ठीक है, तो लीडरशिप एक प्रोसेस है, ठीक है, बाय व्हिच, जिसके माध्यम से एक लीडर क्या करता है, किसी को भी दिशा दिखा सकता है, अपने ग्रुप में गाइड कर सकता है, प्रभावित कर सकता है उसके बिहेवियर को, एंड वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे के कामों को वो क्या कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक गोल तक पहुंच जाए। जैसे हो गए महाभारत में, तो आप जानते हैं पूरा जो भी कहानी है वहां पे श्री कृष्ण जो थे वो एक्चुअल में लीडर थे, जो खुद काम ना करके लोगों को काम बांट दिए, मतलब सबका अपना अपना रोल था वहां पे, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। जब लीडरशिप होता है ना, सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, अकेले मैं नहीं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं काम करवाऊंगी, मिलजुल के काम करेंगे हम लोग, मैं आपको बस प्रभावित करूंगी, बट काम किसको करना है ना, आप सबको करना है। आप लोग अगर काम करेंगे तो एक साथ हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोग एक स्पेसिफिक गोल के लिए या स्पेसिफिक निर्दिष्ट लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, निर्दिष्ट लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं एक सिचुएशन में। सो अकॉर्डिंग टू कार्ट लेविन, एक पर्सन है, एजुकेशनिस्ट है, एक डेफिनेशन देना है। अकॉर्डिंग टू कार्ट लेविन, टीचर्स लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर अफेक्ट द इंटेलेक्ट एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। टीचर्स लीडरशिप स्टाइल, टीचर का जो लीडरशिप स्टाइल है ना, कि वो लीडर कैसे बनेगा, मैंने अभी बोला कि हर एक टीचर स्कूल में लीडर होता है, और वो लीडर होने के बाद बच्चे जो उसके क्लास में रहते हैं वो उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं और फॉलोअर होते हैं, क्योंकि टीचर जैसे बोलते हैं बच्चे वैसे करते हैं, फॉलो करते हैं। तो टीचर्स लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर अफेक्ट द इंटेलेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं एक गुड लीडर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नंबर 1, इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस जील। देखो, जुनून, जील, जुनून, हिंदी में अगर बोले जुनून, पागलपन, ठीक है, कुछ काम करना है, मिलके करना है, कुछ तो हमें कंप्लीट करना है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। लीडरशिप बोलता है कि हम लोग मिलके काम करेंगे बट सबका प्रॉफिट होना चाहिए, अकेले मेरा नहीं होगा, सबका होगा। सो आप मेरे कौन है, आइदर फॉलोअर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मेरे अंडर में है, जो एक साथ हम लोग मिलके काम करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी सब में बिल्डअप करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्पेसिफिक काम के साथ। और क्या कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस द पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट। देखो, सबको बोल रहा है, प्रभावित कर रहा है कि अचीवमेंट की तरफ भागते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस मैटर। देखो,
जो लोग यहाँ पे काम करें सब में कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए और उतना ही पावर भी होना चाहिए कि एक साथ हम लोग काम कर सके। तो नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस मैटर्स। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स एंड वैल्यूज। देखो, इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे, मिलजुल के। ऑनेस्टी के साथ लॉयल रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, काम में कोई गैप नहीं देंगे, फांकी नहीं मारेंगे, एक साथ चलेंगे। एथिक्स, प्रिंसिपल और रूल जो मेरे लिए होगा सबके लिए होगा, जो वैल्यू मैं सीखूंगा सब सीखेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी। अब देखो लीडरशिप के स्टाइल कितने हैं ना, यहाँ पे ना हम 3 लीडरशिप स्टाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है डोमिनेंट लीडरशिप, जिसको डायरेक्टिव लीडरशिप भी बोलते हैं, डायरेक्शन देता है तो डायरेक्टिव लीडरशिप। डोमिनेंट क्या होता है ना, घर पे एक ऐसा मेंबर जरूर रहता है जो सबको दबा के रखता है, मैं बड़ा हूं, मैं करूंगा, ठीक है, मेरे से पूछ के जाना। तो ये होता है लीडरशिप कैरेक्टर का पहला, डोमिनेंट। तो मान लीजिए एक ऐसा ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे मैं बॉस हूँ और मेरे जितने भी कलीग हैं वो सारे मेरे सबऑर्डिनेशन में हैं। तो मैं जो बोलूँगा उनको वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मिल के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम उसको बोल रहा हूँ कि तुम लोग करो, मैं ऑर्डर दूंगा तुम लोग करोगे। तो वैसे वाले पॉइंट को बोलते हैं डोमिनेंट लीडरशिप और डायरेक्टिव लीडरशिप। फिर नेक्स्ट आता है सपोर्टिव लीडरशिप, मतलब सहायता के साथ करना, ऐसा जो मिलके तो करेंगे बट एक साथ मिलके करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। फिर आता है परमिसिव लीडरशिप। परमिसिव में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो लोग काम तो करेंगे बट कभी कभी उनको जो परमिशन नीड होता है मे बी उसको देने के लिए कोई नहीं होगा। तो चलो आगे देखते हैं ना, डायरेक्टिव लीडरशिप क्या है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीडरशिप, ये बहुत ही कॉमन है सब जगह पे, स्कूल कॉलेज सब जगह पे ये कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीडरशिप वेयर द लीडर प्लेज ए डोमिनेंट रोल, जहाँ पे एक लीडर इंपॉर्टेंट रोल और डोमिनेंट रोल प्ले करता है। डोमिनेंट मतलब ऐसा जो ऊपर रहे और बाकी सबको दबाए रखे, जैसा कि हो गया एक जगह का राजा, वैसा टाइप का। ही गिव्स गाइडेंस, वो क्या क्या देता है ना, गाइड करता है। शेड्यूल ऑफ वर्क देता है, मतलब वर्क कब समाप्त होगा, कब आरंभ होगा, किस समय पे क्या होगा। सबऑर्डिनेट उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समटाइम्स द ऑथोरिटेरियन बिहेवियर रिफ्लेक्टेड, मतलब दबाए रखना और मैं जो बोलूंगा वही होना, तो उसको ऑथोरिटेरियन बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन बोलते हैं। एडवांटेज क्या है ना, लीडर प्रोवाइड मोरल एंड स्टैंडर्ड गाइडेंस। ये जो लीडर्स होते हैं वो मोरल वैल्यूज भी देते हैं और स्टैंडर्ड गाइडेंस भी देते हैं जो अपने जीवन से सीखे। वर्किंग ऑफ द होल टीम ऑकर्स, यहाँ पे पूरे वर्कर्स जो भी हैं काम एक साथ करेंगे टीम में। द पर्पस अचीव्ड इन टाइम, जो भी है हमारा इस काम करने का तरीका है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है ना, लीडर मे नॉट और मे बिहेव र्यूड। बहुत ही लीडर यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वही करोगे, उसी अकॉर्डिंग चलोगे फिरोगे खाओगे सब कुछ, तो उनको कोई भी अधिकार नहीं देता। और वो जो दूसरे बच्चे उसको फॉलो करके देख रहे थे तो बहुत जल्द उनको पता चला कि यहाँ पे जो पर्सन हमें गाइड कर रहा है वो बहुत ही र्यूड है। ही मे बिकम पार्शियल, आधा रहता है आधा प्रेजेंट नहीं रहता। सम पर्सनल रीजन में हैम्पर द टीम वर्क, कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हैम्पर हो जाता है टीम वर्क। बॉसी नेचर, बॉसी नेचर मतलब मालिक जैसा रहने का पॉइंट मिलता है यहाँ पे। सपोर्टिव लीडरशिप क्या है ना, तुम भी काम करो मैं भी काम करूंगी, एक साथ मिलके काम करेंगे। अगर मैं लीडर हूँ, आप मेरे अंडर में 50 लोग काम करें, 100 लोग काम करें, तो उनको मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, हेल्प, सिंपैथी एंड एनकरेजमेंट सब कुछ दूंगी उनके टीम के नाम पे। द लीडर हैज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, देखो मैं आपके साथ फ्रेंडली रहूंगी, मैं ऐसे भी नॉर्मली आप लोगों को हमेशा पूछ के करती हूँ, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहती, हम लोग फ्रेंडली रहेंगे। सबऑर्डिनेट्स और जो भी बॉस हैं उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे। ही मे कंसर्न फॉर देयर नीड एंड वेलबींग, वो सबके लिए हित में सोचेगा, उनके जरूरतों को पूरा करेगा। एडवांटेज क्या है ना, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप
रिड्यूसेस वर्कलोड। ये जो टाइप ऑफ लीडरशिप है ये वर्कलोड को कम करता है, ठीक है, वर्क प्रेशर कम कर देता है ऑफ द ग्रुप मेंबर। दे फील वार्मथ एंड वर्क विथ कंफर्ट। तो देखो मैं अच्छे से काम करूंगी, ठीक है, एंड वर्क विथ कंफर्ट, कंफर्ट जोन पे काम करूंगी। और हर कोई मेंबर, जैसे हमारे ग्रुप में 20 लोग हैं और एक इनमें से बॉस है, बट बॉस ना वर्कर जैसा ही काम करे इनके साथ मिलके, तो सब एक साथ हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होता है और ग्रुप का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, इफेक्टिव वे से टीचिंग होता है। अब देखो डिसएडवांटेज, इनमें से कुछ सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैं अगर बॉस हूं जो मुझे मानते थे वो सबऑर्डिनेट्स, कुछ लोग एडवांटेज ले लेते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी नेग्लेक्ट होता नहीं है काम, तो वैसे पॉइंट से एक्स्ट्रा कंफर्ट में रिड्यूस वर्क स्पीड। अगर हम लोग बहुत सुख सुविधा के साथ रहते हैं ना तो स्पीड कम हो जाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम में रिजल्ट, ठीक है, टाइम बर्बाद होता है इस वजह से बहुत जगह पे। लास्ट देखो परमिसिव लीडरशिप, तो इसको ना लेसेज फेरी बोलते हैं, दैट इज नॉट लेजे फेरी, LASZE, लेसेज फेरी। तो लेसेज फेरी और फ्री पेन लीडरशिप बोलते हैं। लीडर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसा लीडर सोच लो जो बॉस तो है बट वो ऑफिस जाना पसंद नहीं करता, डिसीजन लेना पसंद नहीं करता, पावर में रहना पसंद नहीं करता, वो सब कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, लीडर हैज लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो लीडर है वो पैसिव हो जाता है और यहाँ पे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाता है। एडवांटेज क्या है, लीडर यहाँ पे कोई स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, ना ही लोग लेना चाहते हैं। लेस फियर ऑफ फेल्यूर, यहाँ पे कोई काम छूट जाने का या डर रहने का कुछ मतलब नहीं है। गुड बॉन्डिंग रहता है सबऑर्डिनेट्स एंड लीडर्स के साथ, क्योंकि सब दोस्त जैसे ही काम चोरी कर रहे हैं, मिलजुल के काम नहीं करते, बल्कि सारा चीज तो उनके हिसाब से छोड़ दिया जाता है। सेंस ऑफ कंफर्ट एंड इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन, सबके लिए स्वाधीन रहने के लिए और कंफर्ट में रहने के लिए सेफ्टी है। डिसएडवांटेज क्या है, लो और नो प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे लो कम या नो प्रोडक्टिविटी, कोई प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मिस मैनेजमेंट होगा क्योंकि बॉस कोई है ही नहीं, और जो बॉस भी है तो वो सारा काम लोगों पे छोड़ देता है, उसके सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत टाइम बर्बाद होता है। डिसएग्रीमेंट बिटवीन टीम मेंबर्स, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं है, टीम मेंबर्स वर्क एक साथ करना ही पसंद नहीं करते, ठीक है। सो ये आपका हो गया यूनिट 4 कंप्लीट। इसके बाद कल जो पोर्शन में रहेगा वो है कॉग्निटिव एबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है। वैल्यू वाला क्वेश्चन सबको पढ़ा चुकी हूँ पहले, ऑब्जेक्टिव एंड क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से हम लोग देख रहे थे, क्लासिफिकेशन पॉइंट से देख रहे थे, उस बेसिस में वैल्यू एजुकेशन पढ़ चुके हैं। 5.1 5.2, ठीक है, एंड फिर है लर्निंग स्टाइल। तो इतना पोर्शन कल रहेगा टारगेट में कि एक दो तीन तीन चार टॉपिक कल हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्या हम इतना